हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसको अच्छे से समझने के बाद हम एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे जिसमें एक रिलेशन होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि अपने आप से एक सवाल पूछें आप कि जो सेल होता है या फिर जो बैटरी होता है, ये एनर्जी का सोर्स होता है कि चार्ज का सोर्स होता है। अगर बहुत डिटेल में आपको नहीं पता होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, और अगर सर्किट में करंट फ्लो करने लगता होगा तो पक्का सेल जो होगा क्या होगा, इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, चार्ज का सोर्स होगा। नहीं सर, सेल जो होता है वो चार्ज का सोर्स नहीं होता। सेल जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। कैसे होता है, अगर इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझ गए कि सेल के अंदर काम किस तरह से हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा और आप इस चीज को फील कर पाएंगे। उसके लिए एक छोटी सी सर्किट हम बनाते हैं। हमने माना कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस आर है, इसको लोड रजिस्टर कह देते हैं। ये लोड रजिस्टर आर है और इसको हमने एक सेल से कनेक्ट करा दिया। समझे सर, हमने इसको एक सेल से कनेक्ट करा दिया। मान लेते हैं कि सेल ऐसे कनेक्टेड है और इसमें करंट, कुछ ना कुछ करंट, आई करंट फ्लो कर रहा होगा। अब क्या होगा उस कंडीशन में, चलो एक यार यहाँ पर बैटरी भी, सॉरी स्विच भी लगा दिया। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो जब करंट फ्लो करेगा तो जो चार्ज होगा वो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। और हम ये तो जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो करता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जिधर पॉजिट्रॉन यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि सर ये जो करंट है वो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट हमेशा सेल के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ से क्यू चार्ज निकला होगा और क्यू चार्ज निकल के फिर यहाँ पर आया होगा। लेकिन सर अभी आपने बताया कि जो सेल है ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। इसको कैसे समझे? इसको समझने के लिए मेरे भाई तुम ये समझो कि यहाँ से क्यू चार्ज निकला और ये क्यू चार्ज निकल के फिर ये क्यू चार्ज यहाँ पर पहुंचा। ठीक बात है ना? अच्छा, अब हम सेल को यहां बना रहे हैं। ये देखें, आपका ऐसा सेल हो गया। ये सेल के अंदर की बात हम कर रहे हैं आपसे। ये सेल हो गया। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, एक बड़ा होगा, एक टर्मिनल को बड़ा, एक को क्या दिखा देते हैं, छोटा। ये कुछ सेल के अंदर की बात है। तो सेल के अंदर एक टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, एक टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला का मतलब क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बताओ क्या क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। हम मान लेते हैं कि हमारा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज ये गया 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 और यहां से निगेटिव टर्मिनल से अंदर आने का प्रयास करेगा। भाई करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तभी तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये चार्ज फ्लो किया, यहां से निकला, रजिस्टर में गया और अब ये निगेटिव से एंटर किया। अब तुम समझना क्या होगा कि जो छोटू चार्ज है, ये छोटू चार्ज लोअर पोटेंशियल से अंदर घुसने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही ये चार्ज लोअर पोटेंशियल से अंदर घुसने का प्रयास करेगा, सेल के अंदर आने का प्रयास किया, उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो जैसे ही यहां से अंदर आने का प्रयास किया, पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ ढकेलेगा। ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब तो ये तो गजब बात हो गई कि साला जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज अंदर घुसने का प्रयास किया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में तो होगा ये कि सर चार्ज तो यहां से यहां मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इसको लोअर पोटेंशियल की तरफ ढकेल रहा है। और अगर ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज लोअर से हायर की तरफ मूव नहीं करेगा, सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। मतलब कि चार्ज यहां से आया, चार्ज यहां से आया और नेगेटिव वाले से इंटर किया। जैसे ही इंटर किया, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को दूर ढकेल रहा है, भगा रहा है कि भाई तुम निकलो, तुम अंदर मत घुसो। लेकिन उसी समय पर देखो, बैटरी जो तुम्हारी या सेल जो तुम्हारा होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें तमाम केमिकल्स होते हैं और वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर एक केमिकल पोटेंशियल, मतलब एक तरह का केमिकल एनर्जी होता है। तो बैटरी के अंदर तमाम तरह का केमिकल रिएक्शन होगा और जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा उसके वजह से एक फोर्स का जन्म होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अभी बैटरी फोर्स, समझने के लिए।
कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भले चार्ज को इधर लोअर पोटेंशियल की तरफ ढकेल रहा है, लेकिन सेल के अंदर जो केमिकल्स थे उसमें केमिकल रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से एक फोर्स बना, और वो फोर्स भले इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर ले जाने को कह रहा है, लेकिन वो जो बैटरी का फोर्स होगा इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो बैटरी का फोर्स है, एफबी कह देते हैं, जो बैटरी का फोर्स है, बैटरी का फोर्स जबरदस्ती चार्ज को अपने तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ क्या हो रहा है, खींच रहा है। अब क्या होगा कि जो कि बैटरी का फोर्स ज्यादा होगा, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के बावजूद भी ये बैटरी फोर्स चार्ज को क्या करेगा, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर आएगा। और आप एक बात जानते हैं कि किसी भी सिस्टम पर जो कोई भी हम वर्क करते हैं वही उस सिस्टम का क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। तो यानी कि जब ये जो भी बैटरी फोर्स चार्ज को यहां से लेके यहां तक मूव कराएगा तो भाई फोर्स लग रहा है, बैटरी फोर्स एक फोर्स है, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों होगा तो वर्क भी होगा, मतलब ये बैटरी फोर्स इस चार्ज के ऊपर कुछ न कुछ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और वही जो वर्क होगा इस चार्ज के अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब ये चार्ज यहां से निकला, अभी चार्ज यहां से निकला, उस एनर्जी को लेके जाएगा, वो पूरी एनर्जी किस में दे देगा, लोड रजिस्टर में दे देगा। पूरी एनर्जी किस में दे देगा, लोड रजिस्टर में दे देगा। लोड रजिस्टर में देने के बाद अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची, वो बिना एनर्जी के घूमते 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 फिर से कहां पर आएगा, लोअर पोटेंशियल पर आएगा। वो जैसे ही दोबारा लोअर पोटेंशियल पर आएगा, लोअर पोटेंशियल पर जैसे ही इंटर करेगा, फिर वही कंडीशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन बैटरी जबरदस्ती, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और जो बैटरी का फोर्स है जबरदस्ती चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक खींच के लेके आएगा। बैटरी का फोर्स जब इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक खींच के लेके आएगा तो उसके वजह से फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर बैटरी फोर्स ने इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया, और वही इस चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब ये चार्ज फिर से हायर पोटेंशियल से निकल के उस एनर्जी को लेके कहां पर जाएगा, लोड रजिस्टर में जाएगा, सारी एनर्जी को लोड रजिस्टर को देगा, और फिर घूमते 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 लोअर पोटेंशियल पे आएगा। वही कहानी रिपीट होगी, लोअर पोटेंशियल में जैसे ही इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर भगा रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो एक फोर्स जनरेट हो रहा है, वो उस चार्ज को जबरदस्ती लोअर से कहां लेकर आ रहा है, हायर पर खींच के लेकर आ रहा है। और जब चार्ज को लोअर से हायर पर लेके आ रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, और वर्क करने की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ जा रही है। वर्क जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और वो उस पूरी एनर्जी को लोड रजिस्टर में जो है दे रहा है। लोड रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, फिर से उसकी एनर्जी खत्म हो जा रही है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कब तक, जब तक बैटरी फोर्स कमजोर ना हो जाए। घड़ी की बैटरी, टॉर्च की बैटरी कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन धीरे 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 करके स्टॉप होने लगता है, जिसकी वजह से कि चार्ज जैसे ही इंटर करेगा, अब ये बैटरी का फोर्स उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा कि वो उस इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम करके लोअर से हायर तक इसको लेकर आए, कुछ वर्क कराए नहीं। तो उस केस में कहते हैं कि बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से एक बात तुमको समझ में आई होगी कि सर बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी तो एनर्जी का सोर्स है। चार्ज जो है, पोटेंशियल का डिफरेंस जब आप क्रिएट करते हैं तो उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है मूव करना शुरू करता है ना, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बन जाएगा जिसकी वजह से चार्ज मूव करना शुरू करेगा। लेकिन उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो बैटरी या सेल प्रोवाइड करता है, और वही एनर्जी को यूज करके कोई भी रजिस्टर क्या करेगा, अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इस कहानी को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी कहानी में हमारे सभी सवालों का जवाब छुपा है। हम ईएमएफ को भी इसी कहानी से समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी इसी कहानी से समझेंगे। कि सर अब कुछ थोड़ा चीज तो समझ में आ गया। ये तो जो क्वेश्चन से वीडियो का आपने शुरू किया था कि भाई बैटरी सेल क्या है, बैटरी या सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है कि सोर्स ऑफ चार्ज है, तो अब तो पक्का क्लियर हो गया कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सर। अब देखो जरा समझना कि चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाया कौन, बैटरी का फोर्स। तो बैटरी का फोर्स चार्ज को जब यहां से यहां तक लेके आएगा तो यहां से लेके यहां तक लाने में उसने कुछ वर्क किया होगा। अब इस बैटरी ने जो वर्क किया है, इस बैटरी ने जो एक्चुअल में वर्क किया है, इसको यहां चार्ज को यहां से लेके यहां तक, लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक लेके आने में, वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कहलाता है। एक्चुअल में जो इसने वर्क किया है ना। अब एक्चुअल में वर्क करने का मतलब क्या है, अब इसको एक कहानी समझो। हम तुम्हें पढ़ाने आए, हम ये सोच के आए कि हम 25 से 30 मिनट का एक लेक्चर आज आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम आपको ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे। पूरा काम करने के बाद हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बार के लिए 5 जूल का वर्क किया है आज, लेकिन क्या ये 5 जूल का वर्क जो हमने किया, ये वर्क पूरा का पूरा आपको मिल गया?
हमने काम किया 5 जूल, तो क्या आपको जो इससे ज्ञान मिला क्या पूरा का पूरा 5 जूल का ही मिला होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉस्ट हो गया होगा। मेरा ध्यान बार बार इस बात पर है कि भाई कैमरे की सेटिंग सही है कि नहीं, कहीं हम व्हाइट बोर्ड के उस पार्ट पर तो ना लिख दें जिस पार्ट पर जो कैमरे में आ ही नहीं रहा है। इंक अच्छा हो, मार्कर में इंक अच्छा हो, बार बार हम लिखेंगे, बार बार हम मिटाएंगे, मतलब कुछ न कुछ तो एनर्जी मेरी लॉस्ट भी तो हो रही है जो तुमको नहीं मिल रही है। हाँ, हम काम तो 5 जूल का ही कर रहे हैं, लेकिन उस 5 जूल के काम में कुछ ऐसा भाग होगा जो मेरा इंटरनल लॉस होगा, हमारा ध्यान बार बार कैमरे की तरफ है कि कैमरे का पोजीशन ठीक हो, मेरा ध्यान बार बार है कि कहीं कोई बाहर से सब्जी वाला ना आ जाए चिल्लाने लगे, कोई कबाड़ी वाला ना आ जाए चिल्लाने लगे। तो ये सब तो कुछ न कुछ तो एनर्जी मेरा लॉस्ट हो रहा है जो तुम तक नहीं मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने कुल काम हम कर दिए 5 जूल का और तुमको मिला 4 जूल, और 1 जूल का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया, इंटरनल लॉस हो गया। ठीक है ना, जो 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 हमने वर्क किया उसमें से 1 जूल थोड़ा सा पार्ट लॉस्ट हो गया, जो कि पढ़ाने में, मिटाने में, लिखने में कुछ ना कुछ लॉस्ट हो गया। अब इस पूरी कहानी में ये जो 5 जूल था ना, ये 5 जूल मेरे द्वारा किया गया टोटल काम है, और बैटरी के द्वारा किया गया टोटल काम ही उसका क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ होता है। लेकिन मेरे भाई तुम्हें मिला कितना था? तुमने ज्ञान अर्जन कितने का हुआ? नॉलेज कितने का मिला आपको? 4 जूल का। तो जो एक्चुअल में आपको मिला ये 4 जूल, वो उस बैटरी का क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और जो 1 जूल लॉस्ट हो गया, ये किसके फॉर्म में लॉस्ट हो गया? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में लॉस्ट हो गया, है ना। और इलिब्रेट करते हैं। अब इतना कहानी के बाद आते हैं और समझते हैं कि सर सबसे पहले ईएमएफ को और क्लियर करिए। तो ईएमएफ को और क्लियर करने के लिए हम आपको इतना समझाना चाहते हैं कि भाई एक बात समझ लो कि बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड, मतलब बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड के क्रॉस, बैटरी का जो 2 इलेक्ट्रोड है, ये जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उस 2 इलेक्ट्रोड के क्रॉस जब चार्ज लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक मूव कर रहा है, तो उस समय बैटरी ने जो एक्चुअल में वर्क किया होगा, असल में बैटरी जितना खर्च हुआ, असल में बैटरी ने जितना काम किया, वही उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहलाता है। कि भाई बैटरी ने 5 जूल का काम किया, भले हमको लोड रजिस्टर के अक्रॉस भले 4 जूल ही मिल रहा है, तो क्या बैटरी ने काम किया 5 जूल का, और बैटरी ने टोटल जो काम किया सर वही उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक बात है ना सर। फिर जो रजिस्टर को एक्चुअल में वोल्टेज मिला, जो रजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल लॉस हो रहा है। फिर कहोगे सर इंटरनल लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे भाई जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी कुछ मटेरियल का बना होता है, तो हीट होने की वजह से अब इलेक्ट्रोड, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, उसको भी बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, इलेक्ट्रोड कैसे मटेरियल का बना है, इन सारी चीजों पर जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कुछ ना कुछ वहां पर हीटिंग हो जाएगा, तो हीटिंग की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो चार्ज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वहां पर भी वो लॉस होगा। अच्छा मटेरियल इलेक्ट्रोड का नहीं यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट का अच्छा मटेरियल यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पर भी इंटरनल लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, इंटरनल लॉस कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा मटेरियल यूज करके एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके इलेक्ट्रोड के बीच में तुम उस लॉस को कम कर सकते हो, लॉस को जीरो नहीं कर सकते। लॉस कैन नॉट बी जीरो, इंटरनल लॉस तो होगा ही होगा। तो बैटरी ने टोटल काम किया था 5 जूल का, समझ रहे हो, और 1 जूल का नुकसान लॉस हो गया। वो लॉस कहां पे हो गया? वो मिसलिनियस रीजंस में लॉस हो गया, जिसमें कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस हो गया, जो इंटरनल हीटिंग हो गया, उन सब की वजह से लॉस हो गया। और वो लॉस क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, जिसको स्मॉल आर से दिखाएंगे। लेकिन बैटरी ने एक्चुअल में जो यहां पर काम किया होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को खींचकर जबरदस्ती लेकर आ रहा है, चार्ज आना नहीं चाह रहा है। चार्ज क्यों नहीं आना चाह रहा था? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको लोअर पोटेंशियल की तरफ ढकेल रहा है कि तुम निकलो यहां से। लेकिन बैटरी जानबूझ के इसको खींच के हायर पोटेंशियल तरफ ले गया है कि नहीं भाई तुम चलो, तुम इसको क्रॉस करो, तुम क्रॉस करोगे तो हम तुम पर वर्क करेंगे, जो हम तुम पर वर्क करेंगे वही तुम्हारी एनर्जी बनेगी, तुम उसी एनर्जी को पूरी तरह से दे के आओगे किसको? लोड रजिस्टर को, और लोड रजिस्टर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो चार्ज ऐसे समझो, चार्ज करिए एक ट्रक है ना, और ये जो सेल या बैटरी जो है ये तुम्हारा एक तरह का गोडाउन है। बार बार चार्ज आता है गोडाउन में, यानी कि किसमें? सेल में से माल की लोडिंग करेगा, सामान को उठाएगा और उस सामान को यहाँ लोड रजिस्टर को देगा और फिर चलाएगा, चलता जाएगा। कब तक? तब तक जब तक ये बैटरी कमजोर न पड़ जाए, अंदर केमिकल रिएक्शंस कमजोर न पड़ जाए, केमिकल रिएक्शंस उतनी एनर्जी को रिलीज ही ना कर पाए कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जो है क्रॉस करा सके। समझ में आया? तो ईएमएफ क्या है कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि जो ईएमएफ क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है सर।
है ना। या ऐसे समझ, किताबी भाषा में अगर बात करें तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, है ना। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं किया, व्हेन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, है ना, जब कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो टर्मिनल के अक्रॉस जो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है करंट ना फ्लो करने पर, वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। और सिंपल करें तो जो बैटरी ने एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किया, बैटरी ने चार्ज को लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक लेके जाने में जो बैटरी ने एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किया, वही एक्चुअल में जो उसने वर्क किया वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जो ईएमएफ हो गया, ये ईएमएफ हो गया, ये ईएमएफ क्या है आपका, ऐसे समझ लीजिएगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन करंट इज जीरो। सर जब करंट जीरो है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, आपका ईएमएफ है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि चार्ज को लोअर से हायर तक लेके जाने में बैटरी ने जो एक्चुअल में काम किया है, वो एक्चुअल में काम उसका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है। क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर्किट के कोई भी दो पॉइंट ले लो यार, एक ये पॉइंट आप ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए। अब एक बार के लिए मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो अगर आप V माइनस जीरो करेंगे तो V माइनस जीरो आपको क्या मिल जाएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। V माइनस जीरो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, कोई क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज सर्किट का मतलब करंट वगैरह फ्लो कर रहा है, तो क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर है वही पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल between any two point in closed सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस वही क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर जी, ई से। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करते हैं, वी से। एक बात और जानना, पोटेंशियल डिफरेंस को तुम निकालते कैसे हो, किससे कैलकुलेट करते हो, वोल्ट मीटर से। अरे दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के अंतर को ही पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं सर, समझ में आ रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालते हैं किससे निकालते हैं, आप वोल्ट मीटर से। याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैलकुलेट करते हैं सर जी वोल्ट मीटर से, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होता है इसको किससे मेजर करते हैं, हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर से, जो पोटेंशियल मीटर होता है उस पोटेंशियल मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ईएमएफ को मेजर करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक बात है ना। थोड़ी सी बात इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी आपसे कर लेते हैं। सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अब एक बात ध्यान से समझना कि जो सेल होता है वो सेल भी कुछ न कुछ रुकावट पैदा करेगा चार्ज के फ्लो के रास्ते में। क्यों रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोड है, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोड है जो किसी मटेरियल से बना होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी किसी मटेरियल से बना होगा। तो जो इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस होता है, जब उसमें से चार्ज फ्लो करने की कोशिश करेगा तो उसके वजह से कुछ न कुछ वहां पर हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड के वजह से, इलेक्ट्रोलाइट के वजह से, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच के वजह से, है ना, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, कुछ न कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। और वही लॉस ऑफ एनर्जी जो हो रहा है उसके लिए हम कॉमन टर्म क्या यूज करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पूरे पिक्चर में जो हमने आपको कहानी सुनाई, इस पूरे कहानी में 1 जूल ही आपका क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था। 5 जूल जो एक्चुअल में हम तुमको पढ़ाने में 5 जूल का काम करेंगे आधे घंटे में, वो 5 जूल का काम क्या है था बताओ, ईएमएफ है। लेकिन तुम्हें मिला 4 जूल, तो ये 4 जूल का काम क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो नुकसान हो गया, जो हमने काम तो किया बट आपको नहीं मिला, उसका जो गैप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। थोड़ी सी बात इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपसे करें तो देखो होता क्या है कि जो कोई भी सेल होता है कुछ ऐसा सेल होता है, ठीक सर। जैसे इसमें देखो 2 इलेक्ट्रोड है, ये दो, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक जिसको आप नाम जानते होंगे ना, एनोड होता है, एक क्या होता है आपका, कैथोड होता है कि नहीं होता है। एक एनोड होता है, एक क्या होता है आपका, कैथोड होता है। एनोड होगा, कैथोड होगा, ऐसे आपका अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है। ये अंदर जो होगा ये इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करता है, पहली बात जान लेना, डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ लिखा जाए, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, 1 सेकंड।
एक सेकंड भाई। देखो किस पर डिपेंड करेगा, तो याद रखना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सबसे पहला याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड उस पर डिपेंड करेगा। अब इन्हीं सब के वजह से जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड हो गया, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, उसकी वजह से सेल के अंदर इंटरनल हीटिंग हो जाती है, इंटरनल हीटिंग होती है। और उस इंटरनल हीटिंग के वजह से भी क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। और वही लॉस सेल में जो है 1 जूल के करस्पॉन्डिंग था। ये जो हमारा चल रहा था कि 5 जूल में 4 जूल आपको मिला, 1 जूल का लॉस हो गया, तो कहानी पिक्चर में यही 1 जूल का लॉस हो गया इंटरनल हीटिंग वगैरह के फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। सुनिए था एक बार फिर से समराइज करते हैं 30 सेकंड्स में कि भाई कोई भी सेल है, उस सेल के टर्मिनल के क्रॉस एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो उसका ईएमएफ है। सिंपल भाषा में किसी भी सेल में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को मूव कराने में जो एक्चुअल में वर्क चार्ज कर रहा है वो उसका ईएमएफ है। लेकिन जितना एनर्जी रजिस्टर को मिलने वाला है, जितना रजिस्टर के क्रॉस एनर्जी मिलने वाला है, वो क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस कहानी में जो कुछ लॉस हो जा रहा है हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रोड के मटेरियल की वजह से, इलेक्ट्रोड के डिस्टेंसेस की वजह से, वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलो भाई ठीक बात है, समझ में आया? ठीक बात है। चलिए कुछ बात और करते हैं, मिटाते हैं इसको। अभी थोड़ा सा क्या है कि ठंडी का टाइम है, और ठंडी के टाइम में व्हाइट बोर्ड पर अगर आप कुछ भी लिख दें और उसको तुरंत ना साफ करें तो वो जम जाता है। इंसान ही जम जा रहा है जब, तो ये तो इंक ही है। तो एक छोटी सी सर्किट मानेंगे और छोटी सी सर्किट मान के एक बढ़िया एक्सप्रेशन आपके लिए लेकर आएंगे। आइए देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखा देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को R से दिखा देते हैं, और ये है मेरी सर्किट जिसमें कि ये लोड रजिस्टर लगा है सर। ये एक सेल है, तो सेल का जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ, जो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा याद रखना, सेल के बगल में हमेशा छोटा सा ऐसा बना रहेगा, उसमें स्मॉल r लिखा रहेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। थोड़ा सा दूर करके हम बनाते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे कि हमेशा सेल के बगल में, सेल के पास में छोटा सा ऐसा बना रहेगा स्मॉल r, यही जो रिप्रेजेंट किसको करता है सर, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस को। सेल बैटरी दोनों में ही ऐसे बना रहेगा, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जो स्मॉल r होता है, कैपिटल R हमने आपको बताया था लोड रजिस्टर होता है। ठीक बात है ना। अब देखो एक्चुअल में जो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला, एक्चुअल में जो तुमको मान लो एक बार के लिए यहाँ पर V हो मान लेते हैं, यहाँ पर 0, तो सर एक्चुअल में हमें कितना मिला, एक्चुअल में हमें कितना मिला, तो जो एक्चुअल मिला वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक बात है ना। एक छोटा सा रिलेशन आपके लिए डिराइव करते हैं यहाँ पर। आप होपफुली आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर बैटरी लगाया, सॉरी सेल लगाया, तो सेल कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा। मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज V है। कैसे, क्योंकि सर इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, क्योंकि हमने यहाँ 0 मान लिया, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि भाई बैटरी का EMF ही है, असल में काम करेगा ये 5 के बराबर, लेकिन भैया R को मिलेगा कितना, 4 जूल के बराबर। 1 जूल कौन खा के बैठा है, R खा के बैठा है। ठीक सर, सही है। और मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V डैश, कितना है, V डैश। आप जरा एक चीज सोच के बताइए, सब ठीक, सब ठीक। आप जरा एक चीज सोच के बताइए कि सीरीज, दोनों तो सीरीज में ही है, चाहे आपका लोड रजिस्टर हो चाहे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो, दोनों किस में है, सीरीज में ही है। और सर अगर दोनों सीरीज में है तो सीरीज में इंडिविजुअल वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। तुम एक बात बताओ यार, 5 जूल में 4 जूल तुमको मिला था, 1 जूल लॉस हो गया था, तो अगर तुम 4 और 1 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। मतलब ईएमएफ ही तो है ना, टोटल एनर्जी कहां से मिल रही है, ईएमएफ से मिल रही है। अब उस ईएमएफ का एक पार्ट तुमको मिल गया और एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया, लॉस हो गया, सही ना। तो टोटल वोल्टेज जो है ईएमएफ से मिला, एक पार्ट, एक बड़ा पार्ट लोड को मिल गया और छोटू पार्ट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो E इक्वल्स टू V प्लस V डैश भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो भैया यहाँ पर ये कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर एक बार के लिए मान लेते हैं I करंट फ्लो कर रहा है, तो जरा हमें एक बात जरा समझाइए कि हम टोटल वोल्टेज, ये V इज नॉट टोटल वोल्टेज, V इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम बताएं, I इंटू आर, और साथ में V डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि भाई इसमें भी तो I करंट फ्लो करके आएगा, तो कितना हो जाएगा, I इंटू स्मॉल r। बोलो भैया इतना सही है।
एग्री करते हैं? तो अगर इन दोनों को इसमें हम पुट करें तो जरा बताइए हम क्या बना सकते हैं, E इक्वल्स टू वी के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, आई आर, वी डैश के पुट पर की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, आई इंटू स्मॉल आर। देखते जाएं आप, इतना ठीक है क्या? यहां से अगर हम करंट को एक बार के लिए कॉमन ले लें, करंट को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो करंट आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ई, तो देखो करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आ भी गया। अब भाई सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना ईएमएफ है, टोटल वोल्टेज ईएमएफ है, समझ में आया? टोटल उस ईएमएफ का एक पार्ट लोड को मिलेगा और एक पार्ट लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो ये आया कि नहीं आया, ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये आर प्लस स्मॉल आर क्या है, ये तो आर इक्विवेलेंट है ना, दोनों किस में जुड़ा हुआ है, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और अगर दोनों सीरीज में होगा तो यही चीज क्या होगा आपका, आर इक्विवेलेंट होगा। समझ गए? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब एक बात और पूछो, पूछो क्या, सोचो एक बात और सोचो कि भाई तुमको कितना एनर्जी मिला था, हम जब पढ़ा रहे थे 5 जूल हम खर्च किए, तुम्हें तो 4 जूल मिला ना, तो 5 जूल में से 1 जूल निकाल देंगे तो तुम्हें 4 जूल मिलेगा। तो उसी तरह से इस रेजिस्टर को कितना मिला होगा, V मिला, और जो V है किसके बराबर है जरा बताओ, E माइनस वी डैश। अरे सर टोटल वोल्टेज E है, रजिस्टर बेचारा इंटरनल रेजिस्टेंस में बेचारा वी डैश खत्म हो गया, तो E में से जब वी डैश घटा दोगे, टोटल वोल्टेज में से जब जो लॉस हो गया उसको घटा दोगे तो ये V मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, V मिल जाएगा। और सर यहाँ देखिए वी डैश किसके बराबर है, आई आर, तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E माइनस आई आर। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, ठीक है सर। V इक्वल्स टू कितना आ गया, E माइनस आई आर। बोलिए भाई ठीक बात है कि नहीं है? आगे बढ़ा जाए, इसी से कुछ चीज़ और आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। जरा सर यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ से देखो यार, तुम अगर आई आर इक्वल्स टू लिखो, पहले बताओ भाई यहाँ तक ठीक तो है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, आई आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बताओ तुम, E माइनस वी, चलेगा? आई आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, E माइनस वी। अब इस स्मॉल आर को हम नीचे लेके जाएंगे, आई E अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर टोटल करंट यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से कोई बालक चाहे तो टोटल करंट इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, मैं ये लिखूँ क्या, टोटल करंट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकेगा, V बाई आर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर नहीं है। तो I इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर दिया, इधर करते हैं हमने यहाँ पर I इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं, V बाई आर। चेक करो भाई, हम यहाँ से I इक्वल्स टू क्या पुट कर दिए हम, V बाई आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E माइनस वी अपॉन आर। जरा स्मॉल आर को इधर लेके आए आप, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन वी। इसको सॉल्व करने पे E बाई वी माइनस 1, और स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू E अपॉन वी माइनस 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किसके बीच में है ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। बात समझ में आया? क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या समझाया हमने? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताया, EMF कि भाई सेल में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जाने में चार्ज में जो एक्चुअल वर्क का, चार्ज ने जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया है ना, चार्ज जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है वो एक्चुअल वर्क क्या कहलाता है, उसका EMF। चार्ज जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, जो चार्ज जो है, जो यहाँ चार्ज जब गया लोअर से हायर में, तो चार्ज ने जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया होगा, क्योंकि फोर्स उस पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, वो एक्चुअल वर्क क्या कहलाएगा, उसका EMF कहलाएगा। लेकिन रजिस्टर को उतना पूरा नहीं मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, और जो लॉस हो गया वो इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, और जो एक्चुअल मिला वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस आई आर के बराबर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर EMF माइनस इंटरनल लॉस, जो कि I इंटू आर के बराबर है। और यहाँ पर एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रजिस्टर, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज और आपको बताएं, जैसे आप मार्केट से बैटरी, पेंसिल बैटरी या कोई भी बैटरी खरीद के लेके आते होगे, तो घड़ी में जो बैटरी लगती है 1.5 वोल्ट की होती है। अब यार तुम सोचो और बताओ, तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, तुम बड़े आदमी बन गए, तुम्हारी कंपनी है और तुमने सेल बनाने की या बैटरी बनाने की कंपनी खोली, तो तुम उस पर क्या मेंशन करोगे, EMF होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा? EMF होगा सर, 1.5 वोल्ट इज EMF। क्योंकि कंपनी से ये मतलब थोड़ी है कि भाई जो इंटरनल लॉस हो गया उससे क्या, भाई हम तो बना रहे हैं ना, हम तो 1.5 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं ना, अब मटेरियल की वजह से कुछ लॉस हो जाए तो हम क्या करें? तो याद रखिएगा, जो 1.5 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी आती है मार्केट में, वो उसका EMF होता है। तो हमेशा आपको आउटपुट उससे कम ही मिलेगा। जो आउटपुट मिलेगा, अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो आउटपुट जो होगा हमेशा उससे कम ही मिलेगा। कुछ ना कुछ तो इंटरनल लॉस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल लॉस होगा ही होगा। ठीक सर, समझ में आया? ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट लेक्चर था।
होपफुली आपको समझ में आया हो, ना आया हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट करके दोबारा देख लीजिए, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। और सर अगर क्लियर हो जाए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल है ये सारे लेक्चर्स आपके लिए। एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें सर।